ओके यार, हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यार, देखो 2004 में ये आया था, तो एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है। वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स पावर n। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के इसी पैटर्न पे कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद वाले क्वेश्चन में तुम लोगों से ही सॉल्व करवाने वाला हूँ। आप ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे बाइनोमियल जो है वो सिर्फ यहाँ पे यूज की जा सकती है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन, ये 1 प्लस एक्स को तो मैं एज इट इज लिखा रहने दूंगा और मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो ये आएगा nc0 माइनस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो जब हम लास्ट टर्म पे जाएंगे तो ये क्या आ रहा होगा, ncn माइनस एक्स रेज टू द पावर n, एंड इससे पहले वाला जो टर्म आ रहा होगा वो आएगा ncn माइनस 1 इंटू माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, कुछ ऐसा आ रहा होगा। अब यहाँ पे ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हम क्या कर रहे हैं, हम दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कि ये वाला ब्रैकेट है और दूसरा ये जो काफी बड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक जा रहा है, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये देखना है कि x पावर n कैसे बन सकता है। तो यार आप खुद सोच करके देखो, x पावर n बनने के केवल दो ही चांसेस है। क्या चांस है, जब ये वाला x पावर n का टर्म यहाँ के कांस्टेंट टर्म यानी 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, तब कोफिशिएंट क्या आ रहा होगा। उस केस में अगर हम कोफिशिएंट चेक करेंगे तो कोफिशिएंट हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू यहां से क्या मिलेगा कोफिशिएंट ncn इंटू माइनस 1 पावर n। या फिर दूसरा हमें कब मिल सकता है, जब ये वाला टर्म यहाँ पे x के साथ में मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि x इंटू एक्स पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई होंगे तो x पावर n बनेगा। इस केस में कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 है और यहाँ से क्या आएगा ncn माइनस 1 इंटू माइनस 1 पावर n माइनस 1, ऐसा आ रहा होगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इंटू एनसीएन का वैल्यू भी 1 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1 पावर n, प्लस 1 इंटू एनसीएन माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा n इंटू माइनस 1 पावर n माइनस 1। अब n के ऊपर वहाँ पे और कोई कंडीशन दी नहीं गई है। अगर मैं यहाँ से इन दोनों टर्म को ध्यान से देखूँ तो मुझे दिखाई पड़ रहा है माइनस 1 पावर n प्लस माइनस 1 पावर n माइनस 1 इंटू n। अगर मैं माइनस 1 पावर n कॉमन निकाल दूंगा दोनों में से तो ये 1 माइनस n आ जाना चाहिए। तो इसके वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये बी ऑप्शन जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर पूछना, और अभी चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से देखने के लिए, क्योंकि इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताने वाला हूँ। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए, तो कहीं पे भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछो उसको। तो मैंने थोड़ा सा स्पेस फ्री कर लिया है। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक एडवांस वाला क्वेश्चन ही बताया था, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 50c4 प्लस समेशन ऑफ 56 माइनस r c3 एंड r इक्वल टू 1 to 6। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे r का वैल्यू 1 से रखना स्टार्ट करो, या तुम चाहो तो 1 से 6 तक डालना है ना, तुम 6 से 1 या 1 से 6 जैसे डालना चाहो वैसे डाल सकते हो। तो चलो मैं क्या करता हूँ कि ऐड ही करना है, चाहे 1 2 3 4 5 6 डालो या 6 4 कुछ भी डालो, वैसे ही ऐड करना है। मैं पहले 6 डाल देता हूँ तो ये आ जाएगा 50c3, फिर मैं 5 डालता हूँ तो 51c3, फिर मैं 4 डालूंगा तो 52c3, और ऐसे करते करते जब मैं 1 डालूंगा तो ये कितना आ जाएगा 55c3, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लगाना है NCR प्लस NCR माइनस 1। तो जब NCR प्लस NCR माइनस 1 लगाओगे तो आ जाएगा 51c4 यानी n प्लस 1CR। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है 51c3 प्लस एंड सो ऑन, और काफ़ी सारे टर्म्स लिखे हैं। इन दोनों में फिर से मैं वही सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, NCR प्लस NCR माइनस 1। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब फिर से ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये बन जाएगा 52c4,
और फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखोगे 52C3, नेक्स्ट हम ये वाला यहाँ लिखेंगे एंड सो ऑन। तो इसको जब ऐसे ऐड करते 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 जाओगे तो लास्ट में तुम्हारे पास यहाँ पे 55C3 से पहले यहाँ पे क्या आ रहा होगा 55C4। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 56C4। ये आंसर तुम्हारा आएगा जो इधर दिया हुआ है, आंसर डी। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्लियर होगा, ये भी समझ में आ रहा होगा। ये फॉर्मूला ध्यान से देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एडवांस के क्वेश्चन तक में यूज होता है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में चलेंगे और फिर से अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उस डाउट को आप लोग आकर के अलग से सेपरेटली पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछो, हम उसको अलग से करेंगे। आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इससे पहले वाले का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7 इन ax स्क्वायर प्लस 1/bx होल रेज़ टू द पावर 11 इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x पावर -7 इन ax minus 1/bx स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 11, देन a and b satisfy the relation। ये तुम्हें फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है कि हमें जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पहले वाले एक्सपेंशन में भी और दूसरे वाले एक्सपेंशन में भी। अगर फर्स्ट वाले एक्सपेंशन का हम जनरल टर्म निकालते हैं तो वो आता है हमारे पास tr+1, दैट विल बी 11cr फर्स्ट टर्म यानी कि ax स्क्वायर रेज़ टू द पावर 11 माइनस r इंटू सेकेंड टर्म यानी 1/bx होल रेज़ टू द पावर r। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा 11c7, और अगर मैं कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर दूं तो a पावर 11 माइनस r और यहाँ पे b पावर r तो आ ही गया है, और x के पावर में अगर देखोगे तो इट विल बी 22 माइनस r यहाँ पे था, और ये x ऊपर जाएगा तो एक माइनस r यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें ऐसा मिल रहा है 11c7 a पावर 11 माइनस r b पावर r इंटू x पावर 22 माइनस 2r, ऐसा हमें मिल गया। और हमें क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, फॉर कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 हमें क्या करना पड़ेगा, 22 माइनस 2r को 7 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये क्या आना चाहिए हमारे पास, 2r इक्वल टू 15, जो कि कहीं से मैच करता हुआ हमें इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हमने एक सिली मिस्टेक की है, यहाँ पे पावर 2 करोगे तो यहाँ पे 2r हो जाना चाहिए, तो इट विल बी 3r। हाँ, अब हमें दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक सिली मिस्टेक हुई थी, x स्क्वायर है और 11 माइनस r है, पावर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में मल्टीप्लाई होगी, तो इट विल बी 22 माइनस 2r और एक माइनस r यहाँ से आएगा। तो जब हम इसको 3r करेंगे और यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, r का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ रहा होगा r का वैल्यू, r का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 5। r का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो अगर हम कोफिशिएंट देखेंगे, इसको 11c7 पता नहीं क्यों लिख रखा है मैंने, बार बार यहाँ पे r बोल रहा था मैं, सो आई हैव टू राइट इट r नॉट 7। सो कोफिशिएंट हमारे पास जो आएगा, दैट कोफिशिएंट विल बी 11c5 into a raised to the power 11 minus 5 and b raised to the power 5। ये है कोफिशिएंट, ये वैल्यू है कोफिशिएंट की, जहाँ पे r का वैल्यू तुम्हें 5 रखना है। तो ये कोफिशिएंट यहाँ से आ गया। अब हमें दूसरे वाले का कोफिशिएंट निकालना है, मतलब हमें ये वाला टर्म कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भी हम जनरल टर्म निकालेंगे, मतलब मेथड पूरा सेम ही हमें करना है, और बाद में हमें क्या करना है, सेम मेथड करने के बाद, चलो मैं उसको अलग कलर से दिखा देता हूँ। तो मैं अगर दूसरे वाले का tr+1 निकालूंगा तो दैट विल बी अगेन 11cr फर्स्ट टर्म यानी ax रेज़ टू द पावर 11 माइनस r इंटू सेकेंड टर्म यानी माइनस 1/bx स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर r। तो अब यहाँ पे जब हम पावर्स एक साथ लेकर के जाएंगे तो इट विल बी 11cr a पावर 11 माइनस r इधर आ गया और नीचे आ जाएगा माइनस b पावर r, मैंने कांस्टेंट टर्म अलग कर लिया है, और x के पावर्स को एक साथ रखेंगे तो इधर x का पावर आ रहा है 11 माइनस r फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म में देखोगे तो x पावर माइनस 2r आ रहा है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 11cr a पावर 11 माइनस r एंड माइनस b पावर r, और यहाँ पे बन रहा होगा x पावर 11 माइनस 3r। और फिर इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे
यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x पावर -7 चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि फॉर कोफिशिएंट ऑफ x पावर -7 व्हाट वी हैव टू डू, 11 - 3r को मुझे -7 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 11 + 7 दैट इज 18, और इधर आ जाएगा 3r। तो यहाँ से हमें r का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 6। तो अब यहाँ से जो कोफिशिएंट आएगा दैट कोफिशिएंट विल बी 11c6 a पावर 11 - 6 एंड -b पावर 6 दैट कैन बी रिटन एज b पावर 6। ये आ रहा होगा दूसरा कोफिशिएंट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। तो पहला कोफिशिएंट था हमारे पास 11c5 a पावर 6 अपॉन b पावर 5, और दूसरा कोफिशिएंट आया 11c6 a पावर 5 एंड b पावर 6, ऐसा आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो रिलेशन अब अपने आप बनने लगेगा, बिकॉज 11c5 और 11c6 तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से पूरा a पावर 5 इसके साथ कैंसिल कर दो और b पावर 6 इसके साथ कैंसिल कर दो, तो ab = 1, ऐसा एक रिलेशन बन के हमें मिल जाता है। और क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो हमें आंसर भी कुछ इसी तरीके का मिल रहा होगा। हाँ, तो ab = 1 हमें ऑप्शन डी में दिखाई पड़ रहा है। ये वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे, ऑप्शन डी, तो यहाँ पे आपको ये ab = 1 दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से हम ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। तो अगर मैं ये क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूंगा तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इसको करने के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ यहाँ पे यार, ठीक है। आपने सबने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना वहां जा करके, या थोड़ा सा रोक करके देखोगे तो भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। ये दिया हुआ है 1 - y पावर m। इस क्वेश्चन को करने का मैं हिंट दे रहा हूँ कि कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को। और ये लिखा है 1 + a1y + a2y² एंड सो ऑन। और वो बोल रहा है कि a1 एंड a2 जो है वो दोनों ही 10 है, तो हमें m और n का वैल्यू चाहिए। मतलब बेसिकली हमें क्या चाहिए, a1 क्या है, a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ y²। तो हमें क्या करना है, हमें इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ y और कोफिशिएंट ऑफ y² निकालना और दोनों को 10 से इक्वेट करना है। अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, क्योंकि हम केवल दो टर्म की बात कर रहे हैं, एक y और एक y² की। तो मैं यहाँ पे भी y और y² तक ही जाऊँगा। तो मैं पहले वाले को एक्सपांड करूंगा तो आएगा 1 - mc1y + mc2y²। बस इतना ही एक्सपेंशन सफिशिएंट है, क्योंकि हम यहीं तक ही जा रहे हैं तो इसका इतना एक्सपेंशन सफिशिएंट है। और दूसरे केस में हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, अच्छा यहाँ पे दूसरे केस में यहाँ पे n है, m नहीं है। तो मैं इसको ज़रा ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग n ही डाल देते हैं। और अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो आएगा 1 + nc0 को मैंने 1 लिख दिया, nc1y + nc2y²। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ y कैलकुलेट करता हूँ तो कोएफिशिएंट ऑफ y क्या आएगा, ध्यान से समझना। जब यहाँ वाला y का टर्म इधर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए तो कोएफिशिएंट आएगा -mc1, या फिर ये वाला y का टर्म इधर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए तो कोफिशिएंट आएगा nc1, और ये उसने दिया हुआ है 10। तो बेसिकली mc1 का वैल्यू m और nc1 का वैल्यू n है, तो हमें n - m = 10, ये एक इक्वेशन मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन निकालनी होगी, तो दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ y²। कोएफिशिएंट ऑफ y² कैसे देखोगे, तो y² के लिए कैसे देखोगे, अगर ये y² वाला टर्म यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या मिलने वाला है, mc2। या फिर यहाँ पे ये y² वाला टर्म, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, इधर वाले कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाए तो तुम्हें मिलेगा nc2। या फिर ये बीच में जो ये वाला टर्म है y वाला टर्म, ये इधर y वाले टर्म के साथ में मल्टीप्लाई हो जाए तो तुम्हें कोफिशिएंट क्या मिलेगा, माइनस टाइम्स nc1 × mc1। माइनस टाइम्स क्यों, क्योंकि यहाँ nc1 पॉजिटिव है बट mc1 नेगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आ जाएगा। और ये वैल्यू भी उसने कितना दिया हुआ है, 10। तो यहाँ से mc2 का वैल्यू निकालोगे तो दैट इज m × m - 1/2, प्लस यहाँ से निकालोगे तो n × n - 1/2 माइनस mn = 10। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे
अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आपको सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप क्या करो, ऑप्शन से वैल्यूज उठाओ और सब्स्टिट्यूट करके देख लो कि कौन सा वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें से अगर हम देखेंगे तो शायद 45-35 वाला ही कॉम्बिनेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आप 45-35 वाले कॉम्बिनेशन में सी और डी है, तो आपको देखना होगा कि m का वैल्यू हमें रखना चाहिए 35 और n का वैल्यू हमें रखना चाहिए 45। तो होपफुली इसका आंसर डी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, चारों में से ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से चेक करोगे तो डायरेक्टली आपको आंसर मिलने लगेगा और ये कैलकुलेशन भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसी को हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच करते बोलते हैं कि एक लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व कर लो और फिर ऑप्शन उठा करके सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं एग्जाम में, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी पता होनी चाहिए।